बिहार जीतने के बाद बीजेपी बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ को फतह करने में जुट गए हैं। तमिलनाडु की रैली में पीएम मोदी जमकर गरजे। उन्होंने डीएमके सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साथ ही कहा कि लोग डीएमके सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। वहीं केरल में पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले चुनाव केरल की दशा और दिशा बदलने का चुनाव है। जब केरल के भविष्य की बात आती है, अब तक दो पक्ष ही देखे जाते हैं, एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ। दोनों ने केरल को तबाह किया है। तीसरा पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी और एनडीए का है। एलडीएफ यूडीएफ के लोगों ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंक दिया है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक दो पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। तमिलनाडु अब चेंज के लिए तैयार है। तमिलनाडु अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहता है। तमिलनाडु अब बीजेपी एनडीए की सरकार चाहता है। हमें तमिलनाडु को एक विकसित, सुरक्षित और करप्शन फ्री स्टेट बनाना है। मैं ये साफ साफ देख सकता हूं, डीएमके सरकार के एग्जिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम को केरल का अहमदाबाद कहा। इसके पीछे की वजह को समझते हैं। गुजरात राज्य का गठन 1960 के अंदर हुआ था। उसके बाद गुजरात जो है वो लगभग कई सालों तक, लगभग 35 सालों तक जो है वो कांग्रेस की लीडरशिप में रहा। 1987 में पहली बार वहां पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस चुनाव में कौन जीता? इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। और इसके बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के आने का रास्ता साफ हो गया। 1980 में जनता दल और बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद जो है 1995 से लगातार जो है वहाँ पर बीजेपी की सरकार रही और आज तक 1995 के पूर्ण बहुमत से लेकर अब तक जो है वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। कुछ इसी तरह का सीन केरल में दिख रहा है, जिसका जिक्र पीएम मोदी अपने भाषण में करते दिखे। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम से केरल में एंट्री की बात कही। पिछले साल 9 दिसंबर को केरल नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आए थे। बीजेपी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 में जीत दर्ज की। यहां पिछले 45 साल से एलडीएफ का कब्जा था। एलडीएफ ने 29 और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ ने 19 वार्ड ही जीते थे। केरल के इतिहास में बीजेपी का पहली बार मेयर बना। इसीलिए गुजरात वाली बात दोहराकर मोदी केरल में एंट्री करने के दावे कर रहे हैं। गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी। केरला में भी
शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक भगवा का परचम लहरा चुकी है, लेकिन केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में उसके पैर नहीं जम रहे हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी की रैली में वैसे भारी संख्या में लोग उमड़ते दिखे, लेकिन भीड़ देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जो सोच रही है वो कर दिखाएगी। लेकिन ये तय लग रहा है कि दक्षिण में बीजेपी अपनी खास रणनीति से अब की बार चलना चाहती है। जहां कर्नाटक में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को छोड़कर दक्षिण भारत के सत्ता समीकरणों से बाहर हो गई है। पीएम मोदी का जादू उत्तर भारत में लोगों के सर चढ़कर बोलता है। हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी काफ़ी मजबूत है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी बीजेपी के लिए चिंता बनी हुई है। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। जहां तमिलनाडु में बीजेपी एनडीए का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहती है, एआईएडीएमके के साथ उसने गठबंधन किया है, वो आगे बढ़कर खेलने की जगह डीएमके के खिलाफ फील्डिंग सेट कर रही है। वहीं बीजेपी डीएमके विरोधी वोटरों को एकजुट करके अपना साथ जोड़ना चाहती है। जीत के लिए बिहार मॉडल पर भी बीजेपी को भरोसा है। योजनाओं की सौगात के जरिए वहां की जनता का दिल जीतने की कोशिश होगी। साथ ही जैसा कि अपने भाषणों में पीएम मोदी केरल में यूडीएफ एलडीएफ की पोल खोलते दिखे, तो तमिलनाडु की डीएमके सरकार की नीतियों पर भी जमकर हमला बोला। इसके अलावा चेहरा जरूर मोदी का बनाया जा रहा हो, लेकिन साउथ में स्थानीय नेताओं के दम पर बीजेपी को घर घर पहुंचाने की कवायद में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी ने मिशन साउथ को लेकर रणनीति अलग तरह की है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप है। बीजेपी का सियासी आधार कर्नाटक तक सीमित है और बाकी राज्यों की जमीन अभी भी सियासी रूप से पथरीली बनी हुई है। तमिलनाडु और केरल में पार्टी अभी तक सत्ता में कब्जा जमाना तो दूर की बात है, अपना सियासी प्रभाव भी नहीं दिखा सकी। 2 महीने बाद देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी दक्षिण भारत के हैं। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर है। पीएम मोदी का केरल और तमिलनाडु का दौरा विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बीजेपी तमिलनाडु में एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। इसीलिए पीएम की रैली में एनडीए के अलावा घटक दलों, जिसमें अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बीजेपी पट्टली मक्कल कच्चई, तमिल मनीला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम शामिल होंगे। तमिलनाडु में बीजेपी सियासी ताकत दिखाकर चुनावी माहौल बनाने की कवायद में है। वहीं पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कुछ लोग जरूर अपनी राजनीतिक रोटियां सेधने का काम किया। दक्षिण भारत में विशेषकर केरला में एजुकेशन का स्तर इतना ऊंचा है कि वहां पे आप चाहे भी तो ये हिंदू मुस्लिम का नजरिए से आप राजनीति रोटी नहीं सेध सकते। सियासत आप तमिलनाडु में ऐसी नहीं कर सकते। वहां स्थानीय स्तर पर सभी पार्टियों के संगठन बहुत मजबूत हैं और भाजपा के लिए अभी वो कोसों दूर है। इसलिए ये ख्याली पुलाव जरूर बना सकती है, दीवा स्वप्न जरूर देख सकती है, देश में नफरत फैला करके जरूर चाहती है वो सियासत करना, पर जो परफॉर्मेंस देगा उसी के साथ दक्षिण भारत की जनता रहती है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी मौजूद हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत अमीत जी मौजूद हैं और मेरे साथ कांग्रेस नेता के तौर पर वरुण पुरोहित जी मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी, एक तरह कल राहुल गांधी जी राम जी बोलने में अटक रहे थे, जी राम जी कह रहे थे, उधर प्रधानमंत्री जो है धुआंधार ढंग से फील्डिंग कर रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु और केरल के अंदर। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी इस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? दीपक जी, इस तरह की तैयारी तो मैं नहीं मानता कि जैसे मोदी सेंट्रिक बीजेपी तैयारी करती है वैसे कांग्रेस करता है। लेकिन कांग्रेस को जैसे इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी थे उस स्टाइल में ही तैयारी करने की आवश्यकता थी, उसीलिए सब जगह से डिबेकल हो रहा है। अगर वैसी तैयारी करें तो कहीं दिक्कत नहीं है। सेंट्रल सिस्टम थोड़ा टाइट हो जाए। अभी शशि थरूर का आप दिखा रहे थे, मैं तो साल भर पहले से कह रहा हूँ
आप जो पार्टी में आते हैं, पार्टी का मलाई चाटते हैं, उसके बाद पार्टी पे कब्जा करने का सपना देखते हैं, पार्टी कैडर से आते नहीं है, मुख्यमंत्री बना दो, मुझे प्रधानमंत्री, ऐसी इच्छा शक्ति जागृत होती कैसे है? इसलिए होती है कि सेंट्रल सिस्टम का प्रभाव लचर है। जब आपको पता है साल भर से वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में आदमी चाहे किसी ना किसी रूप में लगा हुआ है, मेरे तो फैमिली रिलेशन है, उसके बावजूद मैं तो कहता हूँ शशि थरूर जी को निकाल देना चाहिए था तुरंत ही। दूसरी स्टेट्स में मैं तो आपको पता है दूसरे नेताओं की बात भी जिनकी हुई थी, उनको सबको मैं तो कह रहा हूँ पार्टी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको आप प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हो, आराम से आप पार्टी को यूज करो, उसके बाद दूसरी पार्टी में सेटिंग करो, पार्टी की छिछालेदारी करके फिर जाओ। इतना समय देना ही नहीं चाहिए पार्टी को, अगर उसको कंट्रोल करने के बाद। दूसरी बात, मोदी जी का जो है धुआंधार, तो हम मोदी जी की गारंटी, नॉन बायोलॉजिकल गारंटियां, दुनिया भर की चीजें देख चुके हैं और उसका हश्र भी देख चुके। बीजेपी की जहां जहां जीत हो रही है कांग्रेस की कमजोरी कारण, बीजेपी मजबूत होने से नहीं जीत रही है। ठीक है। मोदी जी की शुरुआत तो था, मोदी जी का पहला दौर भी था, लेकिन उसके बाद जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है, जहां भी ठीक लड़ती है, है, ये अच्छा पॉइंट दिया आपने वरुण जी, ये अच्छा पॉइंट दिया आपने, ये अच्छा पॉइंट दिया आपने। आप इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, आप इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है। क्या कहेंगे अनंत अमित जी? देखिए दीपक जी, अभी हमारे बड़े भाई वरुण जी भी जो कह रहे थे और इससे पहले अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, सारी बात उन्होंने झूठ कही। एक बात उन्होंने सही कही कि केरला का चुनाव परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, विकास के आधार पर होगा। माननीय मोदी जी ने आज कहा कि 1987 में हम अहमदाबाद में नगर निगम का चुनाव जीते और विगत 30 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी तरीके से 13 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और यह सेमीफाइनल था। और आने वाला 2026 के 2 महीने के बाद केरल में जो विधानसभा चुनाव होना है, वो विकसित केरल के आधार पर विकसित भारत की जो आधारशिला माननीय मोदी जी ने रखी है विकास के एजेंडों को लेकर, उसी के आधार पर केरल की जनता ने यह तय कर लिया है 2026 का चुनाव बीजेपी और एनडीए को जिताना है। आज केरल की स्थिति यह है दीपक जी कि सबरीमाला का मंदिर सुरक्षित नहीं है, वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, वहां पे 2 दलों का एलडीएफ और यूडीएफ लगातार अदला बदली की सरकार चल रही है। और तीसरा जो हमारा जो लक्ष्य है वो विकसित केरल का है, विकसित भारत का लक्ष्य है, उसी के आधार पर हम वहां की जनता के बीच में हैं। और लगातार विगत कई वर्षों से हम केरल के गांव-गांव में घूमकर वहां के जनता को जागरूक कर रहे हैं, वहां के जनता के बीच में अपना मैसेज दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के एजेंडा को बता रहे हैं कि विकसित भारत कैसे बनेगा। उसी आधार पर आज हमें नगर निगम में तिरुवनंतपुरम के अंदर हमें वहां की जनता ने हमें बहुमत दिया, जिस आधार पर हम 13 दिसंबर 2025 को नगर निगम में चुनाव जीत कर आते हैं। और इस बार केरल की जनता ने यह तय कर लिया है कि साउथ में पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ठीक है राहुल लाल जी, दोनों की बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कौन कितने पानी में है? कांग्रेस वाले एक तरफ और इंडिया वाले एक तरफ, यानी अगर कहें इंडिया गठबंधन एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन एक तरफ। दीपक जी, अगर केरल की बात करें तो हम लोगों को थोड़ा तथ्यों के आधार पे आना पड़ेगा कि वहां पे वस्तु स्थिति क्या है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, बड़ी शानदार प्रदर्शन रहा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र थी। लेकिन जो अभी निकाय के चुनाव हुए, स्थानीय चुनाव हुए, वो केवल तिरुवनंतपुरम में नहीं हुए थे। 6 नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें से 1 नगर निगम की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 4 नगर निगम की सीटें जो है कि कांग्रेस गठबंधन वाली जो थी उसने जो है कि यूडीएफ ने जीती। अब आ जाइए नगर पालिका को लेके 86 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, वहां पे भी जो है कि अधिकांश सीटें जो है कि कांग्रेस गठबंधन को मिली, केवल और केवल 2 नगर पालिका की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें हम लोग, वहां पे करीबन 504 सीटें जो है कि वो कांग्रेस गठबंधन जीत जाती है और भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 के आसपास के आंकड़ों पर रह जाती है। और देखिए वहां पे हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव की बात इसलिए करते हैं दीपक जी कि चाहे वो 2010 का आप देखिए, 2010 में उसमें कांग्रेस काफी शानदार प्रदर्शन किया था। 2011 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर अभी जब हम लोग 2020 की बात करें, 2020 में सबों को लग रहा था कि वहां पे एलडीएफ और यूडीएफ का सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। उसका झलक हम लोग को 2020 के स्थानीय चुनाव में ही नजर आ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे उपस्थित है, लेकिन उसकी संख्या जो बल है वो सरकार बना ले, वहां के राजनीति को बदल दे, केरल के राजनीति को, यह अभी एक कोसों दूर वाली स्थिति है। तो इसलिए मुझे ऐसी स्थिति नहीं नजर आ रही है। अभी वहां पे कांग्रेस गठबंधन की स्थिति, जो यूडीएफ की स्थिति है, वो काफी मजबूत है यहाँ पे। और एक चीज से मैं सहमत हूं कि तिरुवनंतपुरम में जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त जीत का स्वाद मिला है, वो जीत का स्वाद दिलाने में शशि थरूर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर शशि थरूर काफी ज्यादा
वहां पे 4 बार के सांसद थे और वो अपना ड्यूटी काफी जिम्मेदारी के साथ निभाते, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होता कि वहां पे उनके पार्षद 50 जो है कि वो वार्ड ठीक जो है कि राहुल जीत जी, पाते। राहुल जी, मेरी अगली स्टोरी शशि थरूर को लेकर ही है, इसीलिए पहले शशि थरूर की बात कर लेते हैं, फिर मैं आप तीनों से टिप्पणी लूंगा शशि थरूर वाली इस पूरी की पूरी कहानी पर। जहां